नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में बात होगी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन के बीच चल रहे उस कूटनीतिक खेल की, जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और ही दिखता है। मतलब एक तरफ तो मंच पर कैमरे के सामने मुस्कान है, हाथ मिलाना है, लेकिन बंद कमरों के पीछे की हकीकत बिल्कुल अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस दिखावे और हकीकत के बीच के फर्क को डिकोड करते हैं। देखिए, कूटनीति की इस पूरी बिसात पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में पड़ला चीन का भारी है। जब भी इन दोनों देशों की बात होती है तो ये बहस जरूर छिड़ती है कि ड्राइविंग सीट पर असल में कौन बैठा है। क्या चीन अपनी लंबी अवधि की चालों से अमेरिका से एक कदम आगे हैं? इस बात को गहराई से समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के काम करने के तरीके को समझना होगा। भाग 1, दो नेता, दो अलग शैलियां। इन दोनों महाशक्तियों के नेताओं के बीच का अंतर सच में हैरान करने वाला है, और कूटनीति में नेताओं का अपना स्वभाव बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकातें हुईं तो एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला। ट्रंप का तरीका बहुत ही सहज था, बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिल्कुल ऑफ द कफ। उन्होंने खुले तौर पर रिश्तों की तारीफ की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग के शब्द, वो पूरी तरह से सधे हुए, रटे रटाए और एक एक लफ्ज नाप तौल कर बोला गया था। उनका पूरा फोकस सिर्फ एक बात पर था, दुनिया को यह मैसेज देना कि अमेरिका और चीन बिल्कुल बराबर की ताकतें हैं। मतलब चीन किसी से कम नहीं है। और जिनपिंग के शब्दों के गहरे अर्थ को समझना यहाँ बहुत क्रूशल है। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से अपने चीनी सपने को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ जोड़ दिया। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है ना, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच था। इस दोस्ती और साझेदारी के वादे के ठीक पीछे एक बहुत ही सख्त चेतावनी छिपी थी। उन्होंने साफ कर दिया कि हाँ, साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन संघर्ष की क्षमता भी पूरी तरह मौजूद है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक साफ इशारा था कि अगर बात बिगड़ी तो दांव पर बहुत कुछ लग जाएगा। और ये कोई खाली धमकी नहीं थी। ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध की टाइमलाइन पर गौर करें तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। जब भारी भरकम टैरिफ लगाए गए तो ऐसा लगा कि चीन तुरंत घुटने टेक देगा या आनन फानन में कोई डेलीगेशन भेज देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस इंतजार किया, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, फिर बिल्कुल बराबर का टैरिफ लगाया, और जब उन्हें लगा कि अब माहौल सही है, तब जाकर समझौते की टेबल पर बैठे। ये दिखाता है कि कैसे बिना पैनिक किए स्थिति को अपने कंट्रोल में रखा गया। भाग 2, भू राजनीतिक शतरंज का खेल। अब ये खेल सिर्फ इन दोनों देशों की आपसी सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मंच पर बिछाया जा चुका है। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे अमेरिका को भी कई बार अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए इसी कूटनीतिक जाल का सहारा लेना पड़ता है। रूस के साथ चीन की नजदीकियों से तो हर कोई वाकिफ है ही। इसके अलावा ईरान के साथ भी उनकी बहुत गहरी साठगांठ है, क्योंकि चीन ईरानी तेल का बहुत बड़ा बायर है। नतीजा ये है कि जब होर्मुज जल डमरू मध्य की नाकाबंदी जैसी वैश्विक क्राइसिस आती हैं, तो अमेरिका को भी मानना पड़ता है कि बिना चीन की मदद के बात नहीं बनेगी। और सबसे मजे की बात, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने के बावजूद चीन आज भी खुद को दुनिया के सामने एक विकासशील देश यानी डेवलपिंग कंट्री कहना पसंद करता है। भाग 3, सैन्य अवलोकन और रणनीति। कूटनीति के मोर्चे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सैन्य स्तर पर जो प्लानिंग चल रही है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। इसे एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। मध्य पूर्व में, खासकर ईरान और इजराइल के इर्द गिर्द अमेरिका जिस तरह उलझा हुआ है, उसे बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया जा रहा है। बिना खुद को सीधे तौर पर शामिल किए वहां अमेरिकी सेना के काम करने के तरीके और उनकी कमजोरियों को समझा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जैसे ही अमेरिकी सैन्य संसाधन एशिया प्रशांत क्षेत्र से हटकर मध्य पूर्व की तरफ जाते हैं, वैसे ही पीछे से अपने ही क्षेत्र में दबदबा बनाने का एक गोल्डन चांस मिल जाता है। और बात सिर्फ मिलिट्री ऑब्जर्वेशन की नहीं है। लंबे समय की प्लानिंग के तहत तेल, महत्वपूर्ण खनिजों और ज़रूरी चीज़ों का एक विशाल भंडार इकट्ठा किया जा रहा है। ये किसी भी अचानक आने वाले आर्थिक झटके या युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की एक बहुत ही सॉलिड तैयारी है। मतलब अगर दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता भी है तो उस झटके को सहने के लिए पहले से ही एक मजबूत ढाल तैयार कर ली गई है। अब इस बाहरी ताकत और इतनी गहरी तैयारियों को देखकर मन में ये सवाल आना लाजमी है कि क्या वाकई अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत और अभेद्य है जितनी बाहर से नजर आती है? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि इस मजबूत आवरण के पीछे की हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। भाग 4,
छिपे हुए आंतरिक आर्थिक संघर्ष। अब फोकस करते हैं उन गहरी और ढांचागत घरेलू समस्याओं पर जो दुनिया की नज़रों से अक्सर छिपी रहती हैं। ये आंकड़ा लिटरली एक टाइम बॉम्ब की तरह है। जरा गौर करने वाली बात है कि 1/4 आबादी यानी पूरे 25% लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं और ये ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आने वाले कुछ ही दशकों में देश को चलाने के लिए जिस वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है उसमें एक भारी और खतरनाक गिरावट आने वाली है। और इस बूढ़ी होती आबादी का असर सीधा टैक्स पेयर्स की घटती संख्या पर पड़ता है। ऊपर से प्रति व्यक्ति संपत्ति भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और जो पैसा कमाया भी जाता है उसे खर्च करने के बजाय बचाने पर ज़्यादा जोर रहता है, खासकर शिक्षा और हेल्थ केयर के लिए। अब जब देश के अंदर ही लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था किस पर टिकेगी? जाहिर है दूसरे देशों को किए जाने वाले एक्सपोर्ट्स पर, खासकर अमेरिका पर। अगर बाहरी दुनिया ने वहां का सामान खरीदना कम कर दिया तो अंदरूनी अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा सकती है। भाग 5, लंबी रेस 2027। अब इन तमाम कमजोरियों और मजबूतियों के बीच फ्यूचर को कैसे शेप किया जा रहा है ये समझना जरूरी है। एक बात जो पूरी तरह से अलग है वो है काम करने का तरीका। जहां अमेरिका में हर 4 साल में सरकारें और नीतियां बदल जाती हैं, वहीं कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही सख्त 5 वर्षीय योजनाओं पर काम करती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तुरंत रिएक्शन नहीं। वे बस धैर्य के साथ अपनी लंबी रेस की प्लानिंग पर टिके रहते हैं और क्रिटिकल मिनरल जैसे अहम संसाधनों को सुरक्षित करते रहते हैं। ये सिस्टम उन्हें अमेरिकी प्रशासन के बदलावों से काफी हद तक बेअसर रखता है। लेकिन इस पूरी पिक्चर में एक साल ऐसा है जो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, और वो साल है 2027। 2027 इतना अहम क्यों है? क्योंकि ये नेतृत्व का अल्टीमेट टेस्ट होगा। दशकों से चला आ रहा वो नियम जिसमें नेता 2 कार्यकाल के बाद हट जाते थे, उसे बदलकर शी जिनपिंग ने अपने लिए तीसरा कार्यकाल पक्का किया था। और अब 2027 में वो एक ऐसे चौथे कार्यकाल में प्रवेश कर सकते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन यहां सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या वो अगली पीढ़ी के किसी उत्तराधिकारी का नाम आगे करेंगे? उनके इस एक फैसले से दुनिया को यह साफ संदेश जाएगा कि वो अपनी सत्ता को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट है या फिर कहीं अंदरूनी तौर पर किसी तरह की कमजोरी को छिपाने की कोशिश हो रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम वापस उसी मूल सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। बाहर से जो दिखता है वो एक बेहद शांत, अडिग और शतरंज की चालें चलने वाली महाशक्ति का चेहरा है, लेकिन अंदर की सच्चाई एक बूढ़ी होती आबादी और गहरी आर्थिक चिंताओं से घिरी हुई है। क्या ये सिस्टम इन अंदरूनी दरारों को पार करके सच में वैश्विक व्यवस्था पर हावी हो पाएगा, या फिर ये छिपी हुई कमजोरियां ही भविष्य में ग्लोबल ऑर्डर को एक नई दिशा देंगी? ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले कुछ ही सालों में मिल जाएगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।